स्वागत है आपका देवभूमि के महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो चलिए बात करते हैं कि उत्तराखंड का जो महासंग्राम है वो कहां पहुंचा है। पिथौरागढ़ में आज बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। मीटिंग में चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर पदाधिकारियों की शीर्ष नेताओं ने राय जानी, साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की। मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और 2022 में पार्टी का प्रदर्शन 2017 से भी बेहतर होगा। बैठक में अपनी 6 विधानसभाओं के जो प्रमुख इस व्यवस्था में जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ करीब 4-5 घंटे की ये बैठक है जो हम उसकी चुनाव की तैयारियों से संबंधित रहेगी। इससे अलग हमने जितने कार्यक्रम किए हैं, चाहे महाजनसंपर्क अभियान किया है, हम लोगों ने बूथ का सत्यापन किया है, बूथ की बैठक की है, पन्ना प्रमुखों के जो हम लोगों ने अभी बनाए हैं, इससे अलग हम लोगों ने झंडे का कार्यक्रम है, दीवार लेखन का कार्यक्रम है, इन सब कार्यक्रम को लेकर भी हमने पूरी समीक्षा की है। और इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर थे और यहां पर मुख्यमंत्री ने 5 दिवसीय हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल मेले का शुभारंभ किया और चंद्र कुंवर बर्तवाल को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान सीएम को देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने के फैसले को लेकर डिमरी पंचायत ने सम्मानित किया। बद्री विशाल ध्वज के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया गया और तमाम सारे अतिथिगण मास्टर प्लान तैयार हो गया है और 2,245 करोड़ रुपए का अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भी शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में जैसे भव्य केदारपुरी बन रही है वैसे ही जो है भव्य और दिव्य जो है हमारा बद्रीसपुरी भी बनेगी। और चमोली से पहले देहरादून में टेबल टेनिस खेलते दिखे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में सीएम धामी ने नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। 7 से 14 दिसंबर तक ये चैंपियनशिप आयोजित होनी है। इस दौरान सीएम ने बताया कि रायपुर में राज्य सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने वाली है। धामी ने नई खेल नीति को लेकर कहा कि इससे टैलेंटेड युवाओं को मदद मिलेगी और यहां से भी कई युवा खेलों में बेहतर करेंगे। नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे बहुत सामान्य स्थितियों में रहने वाले बहुत सारे खिलाड़ियों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, उनको आगे आने का जज्बा होता है, हुनर होता है, लेकिन सुविधाएं न मिल पाने के कारण से कई बार वो जो जीवन में उनको बहुत आगे जाना चाहिए उसमें नहीं आ पाते हैं। इसलिए हम नई खेल नीति जो लाए हैं उसमें हमने सभी प्रकार का प्रावधान किया है जिससे कि खेलों को आगे बढ़ने में मदद मिले, उन्नयन हो, उनका संवर्धन हो और ऐसे जो अभाव में रहने वाले जो हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं उन सभी को आगे आने का अवसर मिले। हमने नई खेल नीति में सारे प्रावधान किए हैं। और इधर लालकुआं से बीजेपी विधायक नवीन दुमका की बात कर लेते हैं। अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को अनोखी चुनौती दे रहे हैं। खास बात यह है कि विधायक की चुनौती के बाद लालकुआं की सियासत भी गर्म हो गई है। आखिर क्या है विधायक की ये चुनौती, देखिए ये रिपोर्ट। लालकुआं से बीजेपी के सिटिंग विधायक नवीन दुमका इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में मंत्रियों को बुलाकर तरह तरह के विकास कार्यों का उद्घाटन करा रहे हैं। लेकिन दुमका की इस व्यस्तता के बीच उन्हीं की पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी उनके लिए सरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि दोनों नेता दुमका के इलाके में 2022 में चुनावी तार ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। अपने इलाके में दूसरे बीजेपी पार्टी नेताओं की घुसपैठ से दुमका बेहद आक्रामक है और बिना नाम लिए ही वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं इतना जरूर कहता हूँ, जो लोग यहाँ आकर के कोशिश कर रहे हैं उनको एक बार अपनी विधानसभा में, क्या उन्हें वार्ड मेंबर से लेकर के विधायक तो चलो पार्टी टिकट देती है, बाकी जितने चुनाव होते हैं कभी उन्हें ट्राई किया है क्या? जाहिर है बीजेपी विधायक दुमका के लिए चुनावी बिसात खुद पार्टी के नेता मुश्किल कर रहे हैं। सिटिंग विधायक के होते हुए टिकट की दावेदारी कर रहे नेता पूरा दमखम लगाए हुए हैं। यही नहीं, विधानसभा क्षेत्र में घर बनाकर जनता के समर्थन का दावा भी कर रहे हैं। सारे क्षेत्र की जनता जो है
उनका स्नेह और बड़ा प्यार मेरे साथ में है। आपने देखा होगा कि वो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में सारे क्षेत्र की पूरी विधानसभा के लोग जो है कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे वहाँ पर। और ये बाहरी और ये कौन कह रहा है मुझे नहीं मालूम, ये तो साफ है लालकुआं से बीजेपी का टिकट भले ही किसी को मिले, लेकिन बीजेपी के नेता अपनी सिटिंग विधायक नवीन दुमका को इतनी आसानी से वॉक ओवर देने के मूड में नहीं। इसीलिए टिकट मिले या ना मिले दांव जरूर खेल रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो सियासी बिसात हर नेता बिछाता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच बीजेपी की शहीद सम्मान यात्रा आज रुड़की पहुंची। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान शहर के कई पूर्व सैनिक कार्यक्रम में मौजूद थे। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शहीदों का सम्मान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना और उनके परिजनों की चिंता हमारी सरकार कर रही है। साथ ही पिछले 2.5 महीने उत्तराखंड में घूम रहे और 1734 शहीद परिवारों से संपर्क किया उन्होंने। उनके घरों की मिट्टी को कलश में लेकर देहरादून जा रहे हैं। 15 दिसंबर को भूमि पूजन किया जाएगा और 63 करोड़ की लागत से देहरादून में सैन्य धाम बनने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो शहीद होगा उसके एक परिजन को हम नौकरी देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए ये काम नहीं करती और सैनिकों का सम्मान करना, शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से इस काम को कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस में तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है। बीजेपी चुनाव प्रचार के अगले चरण में 11 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है, तो कांग्रेस इसके जवाब में 16 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी में है। बीजेपी चुनाव प्रचार के अगले चरण में 11 दिसंबर से सभी 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा के तहत मैदानी क्षेत्रों में रोड शो होगा, तो पहाड़ की हर विधानसभा में एक जनसभा। 2 हफ्ते के भीतर गढ़वाल और कुमाऊं की हर विधानसभा में विजय संकल्प यात्रा पहुंचाने का रोड मैप तैयार किया गया है। अपनी इस यात्रा में बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को तो बताएगी ही, साथ ही असली फोकस उस विधानसभा में 5 सालों में किए गए विकास कार्यों पर होगा। ये यात्रा हर विधानसभा के मुख्य स्थानों पर जाएंगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेता भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की और उस विधानसभा की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। और हर विधानसभा में एक बड़ा कार्यक्रम इस रैली के माध्यम से होगा। कांग्रेस बीजेपी की इस विजय संकल्प यात्रा का जवाब परिवर्तन यात्रा के रूप में देने जा रही है। 18 दिसंबर से शुरू होने वाली इस यात्रा में कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई के साथ सरकार की 4.5 साल की असफलताओं को टारगेट करने जा रही है। 4.5 साल तक जनता की अनदेखी करने के बाद अब जुमलों की बारिश हो रही है इस प्रदेश में, इसको जनता के बीच ले जाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस असत्य को स्थापित करने का पुरजोर प्रयास कर रही है, उस असत्य को उजागर किया जाएगा और सत्य लोगों के बीच ले जाया जाएगा कि ये सत्य है। कुल मिलाकर दिसंबर की सर्दी में सियासी तापमान चरम पर रहने वाला है। कांग्रेस सरकार असफलताओं का डाटा तैयार कर रही है, तो बीजेपी विधानसभावार अपनी उपलब्धियों की लिस्ट बनाने में जुटी हुई है। देहरादून से सुनील नवप्रभात, न्यूज 18। और इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देने के ऐलान और लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के बाद तराई में महिला दावेदारों में उत्साह बढ़ गया है। रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर और सितारगंज से महिलाएं दावेदारी कर रही हैं। टिकट की आस में उनका जनसंपर्क अभियान भी तेज हो रहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जिले में 2 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी महिला दावेदार कम से कम 2 सीटों पर पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रही हैं। उनका कहना है कि पार्टी की मजबूती के लिए महिलाएं भी मेहनत करती हैं और इसलिए उन्हें भी टिकट मिलना ही चाहिए। हाँ, प्रियंका गांधी जी ने नारा तो दिया है महिलाओं के लिए। आधा आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं की टिकट मिलनी चाहिए। और मैं भी एक दावेदार हूँ। आज 20-25 साल से काम कर रही हूँ संगठन में लगातार। एक ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर महामंत्री तक, उपाध्यक्ष तक, प्रभारी तक कई पदों में रह के मैंने संगठन में काम किया है। तो विधानसभा में 40% भागीदारी देने में महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रियंका गांधी जी का नारा मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ महिलाओं में संघर्ष की नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। मैंने 2017 में बाजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था।
और इधर 3 दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य पर उनके विधानसभा क्षेत्र और बाजपुर में हमले की कोशिश हुई। मामला गरमाया और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तराई की सियासत में दोबारा से बाहुबल से का मुकाबला होगा, बोलबाला होगा। हाल ही में बीजेपी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर बाजपुर में जो हमले की कोशिश हुई उसने तराई की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। सवाल यह है कि क्या 2022 में तराई में एक बार फिर बाहुबल की सियासत होगी और यशपाल आर्य की बातें इसी ओर इशारा कर रही हैं। गुंडा एलिमेंट के साथ, अपने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ 20-25 लोगों को लेकर ठीक बाजपुर के का जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, लगभग 50 मीटर दूरी पर हमारी गाड़ियों को रोका जाता है। लाठी डंडों से लैस तलवार उनके हाथों में। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे अपने ही अंदाज में यशपाल आर्य पर तंज कस रहे हैं। अरविंद पांडे यशपाल आर्य की तुलना पेड़ से गिरे पत्ते से कर रहे हैं। पत्ता टूटा डाल से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। ये तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन आम जनता को ये सोचना चाहिए कि जो लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने बेटों बेटियों को राजनीति में स्थापित करने के लिए जो लोग ऐसा काम करते हैं, उनको जनता कभी माफ नहीं करती। साफ है, जिस तरह से यशपाल आर्य और अरविंद पांडे एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, उससे तराई की सियासत आने वाले दिनों में गरमाना तय है। इसमें देखने वाली बात ये भी होगी कि विधानसभा चुनाव में किसका बाहुबल दिखता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।